हेलो। आज माइंड मत करना अगर मेरा सेटअप कुछ खास ना हो या मेरी लाइटिंग तुमको अच्छी ना लगे या इस वीडियो की एडिटिंग कुछ अच्छी ना लगे, क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरे एस्थेटिक पे मैटर नहीं करता है, बल्कि मेरे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं विद द गवर्नमेंट, विद द पुलिस, उस पे ज़्यादा मैटर करता है. सो लेट्स प्लीज़ स्टिक टू दैट. The government, the police, the system you are supporting today filled me naked. एक 13 साल की बच्ची जब इंसाफ के लिए कांटेक्ट करती है चाइल्ड हेल्पलाइन को, तो उसको दिल में एक उम्मीद मिलती है कि हाँ, अगर मेरे घर वाले अब्यूज़र्स हैं, अगर मेरे साथ आसपास गलत हो रहा है, अगर मेरे पास किसी को रीच आउट करने का कोई तरीका नहीं है, तो शायद ये गवर्नमेंट मुझे हेल्प कर सकती है, शायद ये पुलिस मुझे हेल्प कर सकती है, शायद ये हेल्पलाइन मुझे हेल्प कर सकती है. जो उम्मीद मुझे उस वक्त मिली थी, मैंने अपने घर वालों के मुंह पे तमाचा जड़ा था कि क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप कॉल करेंगे, अगर आप अपनी समस्या बताएंगे, तो पुलिस आपके पास पहुंचेगी 12 घंटे के अंदर और आपको उठा के कस्टडी में लेके जाएगी. तमाचा मारा था मैंने इस उम्मीद को लेके अपने घर वालों पे. क्या हुआ? कुछ भी नहीं. और मेरी घर वालों के साथ में उनको भी वहाँ से भी मेरा जितना पहले अच्छा होता था या नहीं होता था, उससे कई बदतर मेरा हाल होता गया. उसके बाद के कुछ साल मैंने अपने घर में कैसे निकाले हैं वो मैं जानती हूँ, क्योंकि घर वालों को लगा था कि इसने तो हमारे मुंह पर पुलिस का, कोर्ट का, कचहरी का कलंक लगा दिया है. उसके बाद में सपोर्ट मुझे नहीं मिला कहीं से. मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि सब ऐसे होंगे. और क्या कर सकती थी मैं? क्या कर सकती थी मैं? 4, 5, 6 पता नहीं कितने साल मैंने उस नर्क में गुजारे. किस उम्मीद के साथ कि एक बार 18 साल की हो जाऊंगी तो शायद मैं चाइल्ड हेल्पलाइन की जगह विमेन हेल्पलाइन पे कंप्लेन करूंगी और शायद वो मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझे. इसी उम्मीद के साथ मैंने साल निकाले अपने. जब 18 की हुई, लगाया फिर से विमेन हेल्पलाइन पे कॉल, बताया उन्हें क्या हो रहा है. मुझे लेने आने की बजाय उनने बोला कि आप पहले हमारे दफ्तर पर पहुंचो, आकर एक कंप्लेंट लेटर लिखो. अच्छा, इसके पहले आप लोग पूछें कि हुआ क्या था ईशा, बढ़ा क्यों रही हो बात को इतना, तुमने शेयर तो अभी तक कुछ किया नहीं है. तो मैं बता दूं, किस मुंह से मैं तुमको बताऊं. मेरी माँ गुजर गई, जिसको दिखा दिया गया एक्सीडेंट, जो कि बिल्कुल नहीं था. उसके बाद से जो भी घरेलू अब्यूज़, टॉर्चर था, वो आया मुझ पर. मैं हेल्पलेस थी, मुझे नहीं समझ में आया क्या करूं. मैं इंटरनेट पर लोगों से बातें करती थी कि मुझे कोई तो रास्ता दिखाए. मेरे बाप ने मेरे को बोला कि ये शब्द नहीं बोल सकती कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, शी टॉक्स टू 100 डिफरेंट men, शी सेल्स हर सेल्फ. और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी साल तक ये चीज़ घसीटी गई. जब 18 की हुई तो लगता था कि अब शायद कुछ हो पाएगा. अच्छा, मेरा शायद से एक बॉयफ्रेंड भी था. जब वो पकड़ा गया, मेरे घर वालों ने बोला कि जब तुझे मेरे दोस्त असलम ने छुआ था, उनके दोस्त असलम ने मुझे असॉल्ट किया था, फोर्सफुली किस किया था मेरे अपने के घर में, रेप करना चाहता था. मैं निकल गई, पता नहीं कैसे. पापा को नहीं बताया क्योंकि मुझे यकीन था वो नहीं मानेंगे मेरी बात.
नहीं बताया उस वक्त। 13 साल की थी मैं। 1.5 महीने बाद उनको पता पड़ा। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। आज भी दोस्त हैं उसके साथ। क्या बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर किसी को पता चला तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। उसकी नौकरी जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी खुद की बेटी का रेप होते होते बचने से। जब मेरा बॉयफ्रेंड पकड़ा गया, मेरे साथ नहीं था वो, चार्ज थी, दूर रहता था। तो कहता है कि इसको तूने किस नहीं किया होगा, तो जब असलम ने तुझे पकड़कर किस कर लिया था तब तूने क्यों इतना हल्ला मचाया? मेरे हिसाब से काफ़ी होगा बताना कि और क्या हो रहा होगा उस टाइम घर में। तो इसी उम्मीद को लेकर मैं पुलिस के पास गई थी कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ इंसाफ। उन्होंने क्या किया? एक एप्लीकेशन लिखवाया, सखी सेंटर में रुकवाया। सखी सेंटर बता दूं, जेल मान लीजिए, लेकिन पीड़ितों के लिए। जो लोग अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं और उनके पास ठिकाना नहीं होता रहने का जब तक उनका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो उनको इस जेल में रखा जाता है, मोस्टली विमेन को। मैं घर से भाग गई इंसाफ के लिए, पर मुझे कहाँ जाना पड़ा? सखी सेंटर। 5 दिन में वहाँ रुकी, 5 दिन बिना कपड़ों के। जो जोड़ी कपड़े पहन के आई थी बस वही थे मेरे पास। वहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या किया? घर वालों को एक फ़ोन किया, घर वाले भी 12 घंटे तक आए नहीं। घर वालों को जब फ़ोन किया तो उनको मालूम पड़ा कि मेरे घर वालों की तो बहुत अच्छी पॉलिटिकल रीच है, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल रीच है। तो मामला वहीं दब गया। पर मैं घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे मार नहीं खानी, मुझे अपनी माँ की तरह मरना नहीं था उसी घर में सड़ के। मुझे नहीं करना था वो। मैं वहीं रुकी रही, हर इंसान से वहाँ बात की, मजिस्ट्रेट से बात की। और बता दूँ, वहाँ आने से पहले आपके प्रिय प्रधानमंत्री को, अपने ऑपोजिशन के, नाम नहीं लूँगी, जो भी अपोजिशन में हैं उनको लेटर्स लिखे, ईमेल्स लिखे। खैर वो सब तो वो कहाँ ही देखेंगे, पर जो लोग सामने थे वो तो कुछ कर सकते थे ना। 5 दिन वहाँ रुकी। 5वें दिन पर उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा हम नहीं आपको रुका सकते हैं यहाँ पर, आप प्लीज़ अपने घर जाइए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं ले दे के अपने घर भेज दी गई वहाँ से। एक झूठा अग्रीमेंट पेपर के दम पर। अग्रीमेंट पेपर में लिखा था कि इसको अलग रूम दिया जाएगा अपने घर से दूर, क्योंकि ये घर में सेफ नहीं फील करती है, इसको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर जाते ही मुझे बंद एक कमरे में कर दिया गया। मेरे पापा ने बेल्ट लेके आया, मेरे को डराया धमकाया। उसके बाद में भी मैंने पता नहीं कैसे उस दिन हिम्मत की और मैं शाम को फिर से अपने घर से भाग गई और फिर से वहीं जा पहुंची। जब मैं गई तब उनके चेहरे पर, जो भी ऑफिसर्स थे उनके चेहरे पर हताशा नहीं थी, हंसी थी कि ओह आप फिर से आ गई। फिर से लंबा सारा एप्लीकेशन लिखा कांपते हुए हाथों से। वहीं पर, वहीं जेल की सूखी रोटी खाकर सो गई। अब हर सुबह जब मैं वहाँ उठती थी, हाँ वहाँ की सुविधाओं की तो मैं ना बात करूँ तो बेहतर है, पर जिस तरह का बाथरूम था
मैं पहले पूरा बाथरूम, पूरा पब्लिक टॉयलेट साफ करती थी और फिर वहाँ नहाने जाती थी। गेट तक बंद नहीं होता था। बाहर पहरे पर जो कांस्टेबल बैठा होता था, गेट में दरार थी, साफ दिखता था कि अपना फोन खोल कर बैठा है वहां। क्या मैं किसी को बोल पाई? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस इशू से सफ़र कर रही हूँ उसका भी सल्यूशन नहीं हो रहा। मैं इसको डेविएट करके कुछ और कर दूंगी तो ये लोग तो बोल देंगे कि भाई इस लड़की में ही दिक्कत है। और जो कि किसने नहीं बोला, मुझे पागल साबित करने का उन्होंने कोशिश किया कि इसका मेंटल चेकअप कराइए, क्योंकि सब मिले हुए थे। ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपकी पुलिस। एक 13 साल की बच्ची को आपने नहीं देखा, ठीक है, आज वो बच्ची उसी उम्मीद के साथ 18 साल की हो गई है, तुम्हारे कस्टडी के अंदर उसको नंगा फिल्म किया जा रहा है, देखा जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी गवर्नमेंट, इसी पुलिस, इसी सिस्टम को आप सपोर्ट करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि ए गवर्नमेंट बी गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है, पर जो लोग इसको क्वेश्चन करने पर उतरे हैं एटलीस्ट उनको तो करने दीजिए, क्योंकि आप पे नहीं गुजरी है, आपको नहीं मालूम है। 5 दिन और मैं वहां रुकी इस उम्मीद के साथ कि अब मैं इनको मना लूंगी, अब मैं 18 साल की हूँ, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ। मुझे अपनी फैमिली में फिर से नहीं भेजिए, मुझे अकेले रहना है। कुछ भी करूँगी, कमाऊँगी, कुछ भी करूँगी, अकेले रहूँगी। 5 दिन तक मैंने उनको मनाया। 11 दिन हो चुके थे। 11वें दिन पर उनने मुझे छुट्टी दे दी कि ठीक है मैडम, आप निकल जाइए। निकल गई मैं। क्या था साथ में? कुछ फटे पुराने कपड़े जो सखी सेंटर में डोनेट किए थे लोगों ने, और एक पर्चा जिसपे मैंने कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे थे। एक औरत आई थी वहाँ जब मैं थी, मेरी ही तरह अपनी कंप्लेंट लेके, कि उसने कहा था कि रात को रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और कुछ लड़कों ने छेड़ा। उन्होंने दारू पी रखी थी, लड़कों ने नहीं, उस औरत ने। और कहती थी कि मुझे होश नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैं सखी सेंटर आ गई अपनी कंप्लेंट लेकर कि मुझे एक रात यहाँ गुजारा करने दीजिए और अगली सुबह मैं अपनी ट्रेन पकड़कर निकल जाऊंगी महाराष्ट्र। उन्होंने बताया कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, हर स्टेट में, हर सिटी में प्रोजेक्ट्स करती रहती है। मैंने उनका नंबर जल्दी से ले लिया क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक वो पर्चा था मेरे पास, उसमें कुछ और लोगों के नंबर थे। वहाँ से निकलने के बाद अपने कपड़े बदलकर, अपने बाल बदलकर, किसी का फ़ोन लेकर एक एक करके उस पर्चे में सबके नंबर मैं लगाने लगी। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो उस औरत का मैंने नंबर लगाया, काम मांगा। उन्होंने कहा काम नहीं है। मैंने कहा मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सर्विस का काम है, करोगी? जो लोग नहीं समझे बता दूँ, प्रोस्टिट्यूशन का काम है। उन्होंने मुझसे पूछा करोगी? मैं कांपने लगी, मैंने फ़ोन रखा, मैं घबरा गई। चाइल्ड हेल्पलाइन ने कुछ काम नहीं किया, विमेन हेल्पलाइन ने कुछ काम नहीं किया, पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने कुछ काम नहीं किया, कांस्टेबल्स ने नंगा फिल्म किया। ये सिस्टम है तुम्हारे देश का, मेरे देश का। ये सिस्टम है। इसके बाद में भी तुम जो आवाज़ उठा रहा है उसको क्वेश्चन करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
और भी कुछ था, मैं भूल रही हूँ। हाँ, निकलने के बाद मैंने रात गुजारी रेलवे स्टेशन पर। एक पेपर स्प्रे ज़रूर था मेरे पास। जिस तरह के आदमियों की नज़रें और आदमी मुझे वहाँ मिले, जबकि मैं पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस चौकी थी उसके बाहर सो रही थी, वहाँ भी मैं सेफ नहीं थी। क्या करती? एक रात निकाली फिर भी मैंने, पूरी रात कभी यहाँ जगह बदली, कभी किसी और पट्टी पर जाकर सोई, इसी डर में कि पैसा तो है नहीं, कपड़े तो है नहीं, इज्जत तो बच जाए। पुलिस चौकी के बाहर जब वहाँ से निकली थी सखी सेंटर से, तो उन्होंने बोला था कि बेटा, अगर आपको जाना हो, अगर आपको इस देश में सुरक्षित रहना हो, अपनी फ्रीडम से रहना हो, तो अगली बार पुलिस के पास नहीं आइएगा, क्योंकि पुलिस आपकी कंप्लेंट लिखेगी, आपकी काउंसलिंग करेगी, इससे ज़्यादा वो आपका कुछ भी नहीं करेगी। चुपचाप निकल जाना, चोरी कर लेना, गलत काम कर लेना, अपने आप को बचा लेना, पर पुलिस के पास मत आना। ये शब्द थे पुलिस के। इसके बाद में इंसान क्या करे? थक हार कर फिर से गई तीसरी बार सखी सेंटर। उसके बाद में म्यूचुअल अग्रीमेंट से हॉस्टल में रही। चाहते तो इतना फंड दिलवा सकते थे मेरे घर से कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं। नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। एक ऐसे हॉस्टल में रही जहां मेरी हॉस्टल फीस के अलावा किसी भी तरह का पेमेंट नहीं किया गया। पैड्स के लिए पेंटिंग्स बनाकर बेचती थी, पैसा इकट्ठा करती थी बस ये सोच के कि यहाँ से निकलना है। 2000 रुपये इकट्ठे क्या हुए, खुद को पता नहीं क्या समझने लग गई कि अब तो यहाँ से निकल कर कुछ कमाल ही कर दूंगी, और निकल गई 2000 रुपये लेकर। घर वालों ने पीछे से कंप्लेंट फाइल की, लेकिन पुलिस है, गवर्नमेंट है, सरकारी काम है, इतना आसानी से तो होता नहीं है। 1 महीना मैंने पता नहीं कहाँ निकाला। 1 महीने और 4-5 दिन कुछ के बाद पुलिस का कॉल आता है कि मैडम, आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को थाने बुलाया, थाने गई, फिर से वही सब। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको बाहर की हवा लग गई है, आपको फेमिनिस्ट की हवा लग गई है, आपने पढ़ाई ज़्यादा कर ली है। अरे भाई, पढ़ाई मैंने ज़्यादा कहाँ की? मैं तो कॉलेज अपना छोड़ कर आ गई हूँ। ज़्यादा पढ़ाई तुमने करने कहाँ दी मुझे? मेरे घर वाले अपनी पूरी टीम लेकर आए थे, एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो उतनी समझ भी नहीं। और मैं अकेली थी अनजान शहर में, जो बर्तन मांज रही थी 1 महीने से, उसका पेमेंट भी नहीं आया था अभी तक। तो जिस घर में रह रही थी वहाँ भी पेमेंट नहीं दिया था अभी तक। तो वहाँ का भी किराया नहीं भरा था अभी तक। तो एक रात पूरी खराब हुई। उसके बाद में क्या हुआ? पता पड़ा मेरी फ्रीडम की कीमत है 25,000 रुपये। बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट। 25,000 रुपये में तुम अपनी देश की बेटी की कीमत लगा सकते हो, अपनी देश की बेटी की फ्रीडम की कीमत लगा सकते हो कि मैडम, आपके घर वाले आपको पकड़ के लेकर जाएंगे, यहाँ से घसीट कर लेकर जाएंगे, पर हाँ 25,000 अगर दोगे तो कुछ बात बन सकती है, तो कुछ हम
पता नहीं, कुछ हम संविधान से कुछ पढ़ सकते हैं आपके लिए स्पेशली। जहाँ काम करती थी उनने 25,000 भरे मेरी जमानत के, मेरी बेल के। मैंने क्या गुनाह किया था भाई? अपने राइट्स एक्सरसाइज किए थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये था मेरा गुनाह। बिल्कुल बिल्कुल सही। 25,000 भरने के बाद अगले 6 महीने के लिए मैं बंद गई थी कि मुझे वहीं काम करना है, क्योंकि रीपे कौन करेगा? मेरा बाप नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कोई विमेन हेल्पलाइन बिल्कुल भी नहीं। इस देश में हम रहते हैं, और जब कोई क्वेश्चन करता है मुझे लगता था कि मुझ में काफ़ी हिम्मत है, बट अब जब याद करती हूँ और देखती हूँ तो नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो मैं इस तरह नहीं जीती। पर एक 13 साल की बच्ची और एक 18 साल की बच्ची के हाथ में आप कितना पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए। क्या 25,000 देने के बाद भी मुझे फ्रीडम मिली? जो पुलिस अफसर उस थाने में थे, उनको मालूम था ये लड़की शहर में है, अकेली है, पैसे नहीं है, घर नहीं है। सड़कों पे छेड़ना किसका? पुलिस का। गंदे इशारे करना, मुझसे अपना नंबर मांगना, इस तरह वो प्रोटेक्ट कर रहे थे एक देश की लड़की को जो पीड़ित होकर अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में आई है 25,000 भर के। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अगर आज कोई इस सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि मुझ जैसी काफ़ी लड़कियां ऐसी भी है जो इतना भी नहीं कर पाती है जितना मैंने किया। अगर इसके बाद भी तुम्हें किसी प्रोटेस्टर को, किसी रेवोल्यूशनरी को अगर क्वेश्चन करना है तो आप करते रहिए। जिस दिन आप पर नौबत आएगी कि आपको अपने घर से निकलना है और एक रात अपनी देश के सड़क पे गुजारना है, तब आपको पता पड़ेगा कि एक अच्छी सरकार चुनने की अहमियत क्या होती है, कि एक हिंदू मुस्लिम से बढ़कर किसी मुद्दे पर बात करने वाले इंसान की अहमियत क्या होती है। उस दिन आपको समझ आएगा। जिस दिन आपके घर की बेटी को कोई असॉल्ट करेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा। और हो सकता है शायद आप भी मेरे पापा की तरह चुप रहना ज़्यादा पसंद करें। अच्छा, जब 13 साल की थी तो गांव के कई नौजवान, यूथ जिसको आप बोलते हैं, जो आजकल हम जेनजी को इतना ट्रोल करते हैं, इतना हम उनको क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तो ट्रेंड के पीछे हैं, इनको 2 रील के पीछे हैं। उस टाइम क्या था, वो मुझे रेप थ्रेट्स देते थे, क्योंकि उनको मालूम था इसके पापा इसको सपोर्ट नहीं करते। जिस आदमी ने मुझे मॉलेस्ट किया उसने सबको बता दिया था, तो सबने मुझे कमज़ोर समझ लिया था, क्योंकि जिसके घर वाले ही ना आवाज़ उठाए, वो लड़की क्या आवाज़ उठाएगी। हर तरफ से रेप थ्रेट्स आते थे। एक बच्ची सो रही है, उसको सपने में ये आता था कि उसको चौराहे पे लिटा कर लोगों ने कुछ किया है उसके साथ। ये मेरे सपने थे, एक 13 साल की बच्ची के सपने थे ये।
इससे शायद मैं उठ पाई हूँ, शायद कोई ना उठ पाए, और शायद कोई ना उठ पाया होगा। जब मैंने 100 नंबर पर कॉल लगाया, शायद से, मुझे इतना याद नहीं है, बट 100 नंबर पर कॉल लगाया, पुलिस से बात करी कि मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे घर में मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि बच्चे, आप नाम बता दीजिए हमको, हम उनकी पूरी पूछताछ करेंगे, आप मुझे नाम बता दीजिए। अब जब उनके पूरे झुंड में, और वो झुंड यही था, आरएसएस, आपकी बजरंग दल, अब उस झुंड में मुझे कैसे उनके नाम पता होंगे? मैंने बोला मुझे नाम नहीं पता है। सहमी हुई थी, काँप रही थी कॉल पर। मैंने बोला नाम मुझे नहीं पता है, मैं शक्ल से पहचानती हूँ। कितना बड़ा गांव था, कितना बड़ा गांव होगा? छोटा सा, 6000 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7000, ज़्यादा से ज़्यादा कितने संगी होंगे, कितने लोग होंगे बजरंग दल में, आरएसएस में? पर उनको एक नाम की ज़रूरत थी रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, एक नाम की उनको ज़रूरत थी, जो मैं नहीं दे पाई, और जो कि मेरी गलती थी। अगर इस सिस्टम को कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे खुशी होती है देखकर कि कोई है जिंदा दिल। मुझे ये चीज़ें कभी शेयर नहीं करनी थी, और ना ही मुझे हिंदी में इस तरह से बातें करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मेरे लिए भी तो मेरा एस्थेटिक इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी तो अपनी लाइटिंग इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी तो अपना बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी तो सब कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया वो देश। मैं नहीं हूँ वहाँ आज, क्योंकि मैं हर महीने हर साल 25,000 नहीं भर सकती अपनी फ्रीडम के लिए। अपनी फ्रीडम के लिए अगर मुझे देश को, पुलिस को, अगर हर महीने हर साल 25,000 भरना पड़ रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास। और उसके बाद में भी मुझे पुलिस से गंदे इशारे मिल रहे हैं, वो लोग चेस कर रहे हैं अकेली लड़की को। इसके बाद में मुझसे नहीं पूछिएगा कि क्यों आप इतने रेडिकल हैं। अरे भाई, रेडिकल की बात ही कहाँ से आई? हमने तो क्वेश्चन किया है। 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है, विदाउट कट के, विदाउट एनी एडिटिंग। मैंने तो बस क्वेश्चन किया था। अभी जो कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। उसमें से भी वीडियोस निकल कर आती है किस तरह से लड़कियों को, बच्चियों को ट्रीट किया जाता है, और इन सब के बाद में भी आप लोगों को पता नहीं है ऐसा क्या दिखता है। क्या हिंदू मुस्लिम इतना बढ़कर ज़रूरी हो चुका है? जब भागकर निकल आई थी, एक दुकान में घुस गई थी, बोला था कि मुझे बस पुलिस स्टेशन पहुंचा दो, मुझे बस इतने रुपए दे दो कि मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। पहला सवाल उनने मेरे से पूछा कि बेटा हिंदू हो या मुस्लिम? अगर मुस्लिम होती तो क्या मुझे उसके 25,000 और भरने पड़ते? सोचिए, सोचिए, सोचने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी।